क्या भारत में भी सोशल मीडिया बैन होने वाला है? आखिर नेपाल ने सोशल मीडिया बैन करने का फैसला क्यों किया? क्या फेसबुक ट्विटर के दिन खत्म होने वाले हैं? क्या सोशल मीडिया किसी भी देश में सरकार की वजूद के लिए खतरा है? क्या सोशल मीडिया किसी भी देश को अशांत करने का टूल बनता जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मैं सोशल मीडिया के सवालों के जवाब आपके सामने रखूं, लेकिन ये सवाल निकले कहां से हैं, पहले उसे समझिए। कहानी शुरू होती है नेपाल से। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के मामले ने बवाल मचा दिया। 4 सितंबर को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किए जाने के ओली सरकार के फैसले के खिलाफ जेन जी सड़कों पर उतर आया। काठमांडू में जेन जी प्रदर्शनकारियों के सैलाब से निपटने में प्रशासन के पसीने छूट गए। हालत यह रही कि लोगों को रोकने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इस दरमियान कई लोगों की मौत हो गई है। काठमांडू में जिस बिल्डिंग से पुलिस ने गोली चलाई, वहां प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ मचाई। इसके बाद जिला प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया। वहीं देश में बिगड़े हालात को देखते हुए नेपाल सरकार ने आनन फानन में इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई। एहतियातन काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया। नेपाली सेना को भी हालात को संभालने के लिए मैदान पर उतार दिया गया। लेकिन ताजा जानकारी यह है कि सोशल मीडिया बैन सरकार ने हटा लिया है। काफी संख्या में युवाओं के शामिल होने के बाद इस विरोध प्रदर्शन को जेनजी आंदोलन कहा जा रहा है। हाथों में नेपाल का झंडा, जेनजी मूवमेंट इन नेपाल का बैनर और जय देश, जय राष्ट्रीयता, जय युवा की तख्तियां लिए लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जानकारी तो यह भी है कि स्थानीय पत्रकारों ने भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। सोशल मीडिया बैन के बाद ये प्रदर्शन जरूर हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे ओली सरकार में कथित भ्रष्टाचार को भी कारण बताया जा रहा है। युवाओं में इसे लेकर जबरदस्त गुस्सा है। ग्रेजुएशन के एक छात्र ने बताया कि केपी ओली शर्मा की सरकार भ्रष्ट हो चुकी है, हर चीज में करप्शन है, इससे सभी परेशान हो गए हैं और इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है कि कोई भी अब नेपाल में रहना नहीं चाहता है। नेपाल में अराजकता का माहौल तब पैदा हुआ जब केपी ओली सरकार के 4 सितंबर को फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया ऐप्स बैन कर दिए गए। नेपाल सरकार के आदेश के मुताबिक फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, रेडिट, डिस्कॉर्ड, पिंटरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, वीचैट, क्वोरा, टम्बलर, क्लब हाउस, रंबल, एमआई वीडियो, एमआई वाइक, लाइन, ईमो, जालो, सोल और हैमरो पेट्रो सहित दूसरे सभी मेन सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म तब तक बैन रखने को कहा गया जब तक वो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहे थे। लेकिन लोगों के विरोध और दबाव के चलते नेपाल की सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन क्या वाकई किसी भी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप किसी सोशल मीडिया के जरिए लगाया जा सकता है, या सोशल मीडिया एक खतरनाक टूल बनता जा रहा है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया का नाम विवादों से जुड़ा हो। सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर इससे पहले भी सवाल उठते रहे हैं। भारत में 2014 के आम चुनाव में सोशल मीडिया, खास करके फेसबुक और ट्विटर का उपयोग राजनीतिक दलों और नेताओं द्वारा मतदाताओं की धारणाओं को प्रभावित करने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया। गलत सूचनाओं और भ्रामक प्रचार के आरोप लगे, जिसमें कुछ पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए भ्रामक विज्ञापनों और अफवाहों का भी सहारा लिया। 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को याद कीजिए। रूसी संस्थाओं पर फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर नकली पेज बनाकर गलत सूचना फैलाने और सार्वजनिक भावनाओं को प्रभावित करने का आरोप लगा। यह सोशल मीडिया को साइबर युद्ध के हथियार के रूप में उपयोग करने का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। 2019 का भारत का आम चुनाव सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापन, फर्जी खबरें और डीप फेक कंटेंट के उपयोग के आरोप लगे। राजनीतिक दलों पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए डेटा एनालिसिस और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने का भी आरोप मढ़ा गया था। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी डीप फेक और एआई जनरेटेड कंटेंट को मतदाताओं की भावनाओं को प्रभावित करने के लिए हथियार बनाए जाने के आरोप लगे। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) और साइबर पीस फाउंडेशन की एक स्टडी में पाया गया
कि 46% गलत सूचनाएं राजनीति से संबंधित थी। इसके अलावा अलग अलग देशों में अलग अलग मूवमेंट को हवा देने के आरोप भी सोशल मीडिया पर लगते रहे हैं। ये तो महज चंद उदाहरण हैं, जिससे नजर आता है कि सोशल मीडिया जहां एक और युवाओं के लिए, समाज के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, चीजों को उजागर करने के लिए, करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए बेहतरीन टूल तो है, लेकिन अगर गलत हाथों में पड़ जाए, डीप स्टेट के हाथों में पड़ जाए, तो इससे खतरनाक हथियार कुछ और नहीं हो सकता। इसलिए चीन जैसे देशों ने सोशल मीडिया को ही ब्लॉक कर रखा है, खास करके वो सोशल मीडिया जो बाहर से ऑपरेट किए जाते हैं, और अपने देश में, या यूं कहें कि स्वदेशी सोशल मीडिया को चाइना में अपनाया गया है। तो क्या चीन का उदाहरण बेस्ट है? चीन में सोशल मीडिया मतलब क्या है? इसे जानने के लिए चीन के सोशल मीडिया मॉडल को समझना होगा। चीन में फेसबुक, ट्विटर जो कि अब एक्स हो चुका है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे वेस्टर्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन हैं, और इसके बजाय वीचैट, वीबो, डॉइन और शियाओ होंगशू जैसे लोकल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलग अलग महत्वपूर्ण कारण हैं। दरअसल चीन सरकार ने ग्रेट फायरवॉल के जरिए इंटरनेट पर बहुत सख्त सैंक्शन लगाए हुए हैं, जो विदेशी वेबसाइट और सोशल मीडिया को ब्लॉक करता है। इसका उद्देश्य सूचना के फॉलो को कंट्रोल करना, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना और ऐसे कंटेंट को रोकना है जो सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ मानी जाती है। उदाहरण के लिए 2009 के शिंजियान दंगों के बाद फेसबुक और ट्विटर को ब्लॉक कर दिया गया। राष्ट्रीय हित और स्थानीय तकनीकी कंपनियों का समर्थन सरकार लगातार करती है। सरकार विदेशी प्लेटफॉर्म्स को बैन करके स्थानीय कंपनी जैसे कि टेंसेंट जो कि वीचैट और क्यूक्यू ऐप चलाती है, और बाइट डांस जो कि डोयुन को बढ़ावा देती है, वहां की सरकार इसे प्रमोट करती है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा यह होता है कि जो लोकल डेटा है वो लोकल यानी कि देश में ही उपलब्ध रहता है और विदेशी हाथों में नहीं पड़ता है। और यही नहीं, इसका आर्थिक लाभ भी देश में ही रहता है। यही नहीं, चीनी सरकार सोशल मीडिया पर कंटेंट को मॉनिटर भी करती है, और जैसे कि संवेदनशील विषयों जैसे कि तियानमेन स्क्वायर, तिब्बत, अरुणाचल या उइगर जैसे मुद्दों पर डिबेट और चर्चा को सेंसर करती है। स्थानीय प्लेटफॉर्म सरकार के साइबर सिक्योरिटी कानूनों का पालन करते हैं, जिसमें वास्तविक नाम का रजिस्ट्रेशन और डेटा को लोकल सर्वर पर ही स्टोर करना होता है। इससे साफ होता है कि चाइना न सिर्फ बाहर के देशों के सोशल मीडिया कंटेंट को और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करता है, बल्कि लोकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कि देश में इस्तेमाल किए जाते हैं, स्वदेश में बनाए जाते हैं, उसका इस्तेमाल करता है, उसे प्रमोट भी करता है। इससे चीन के अंदर बाहरी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत हद तक रुक जाता है। ऐसे कई और उदाहरण हैं जहां बाहरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई देशों की सरकार को अस्थिर करने, प्रभावित करने और कई तरह के मूवमेंट को हवा देने की कोशिश का आरोप भी लगा है। इसके लिए भारत में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में भारत में किसान आंदोलन हुआ। इस किसान आंदोलन के दरमियान भी ऐसे कई आरोप लगे जिसमें किसान आंदोलन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हवा देने की कोशिश करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए किसान आंदोलन को डाइवर्ट करना और सरकार को डिस्टेबलाइज करने जैसे आरोप लगे। साफ है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए तो किसी भी देश के विकास में इसका एक अहम योगदान हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर गलत तरीके से किया जाए, गलत हाथों में पड़ जाए, दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों के हाथ में लग जाए, तो इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत फंडिंग के आधार पर गलत तरीके से किसी भी चुनी हुई सरकार के खिलाफ भी किया जा सकता है। यानी कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर एहतियात बहुत जरूरी है। और जहां तक नेपाल का सवाल है, नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर अब फैसला वहां की सरकार ने वापस ले लिया है, लेकिन इससे पूरी दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई है। क्या सोशल मीडिया के जरिए किसी भी देश के आंतरिक फैसलों में दखल दिया जा सकता है? आखिर सोशल मीडिया पर डिपेंडेंसी कितनी होनी चाहिए और सोशल मीडिया की लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए? डिटेल मैंने आपके सामने रख दिया है, यह फैसला आप कीजिए। बात साफ है, फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी
किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर और बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर बात साफ है में।